मुझे पता चला कि आप एक नेचर लवर हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते कि हम सारे बच्चे, हम सारे जेन ज़ीज समझ सके और कुछ कर पाए। देखिए आज ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है, पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा डीपली स्टडी करता हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नजर आती है, वो है पॉपुलेशन। और अगर आपके पास एक पावर होती तो आप एक दिन क्या पावर को यूटिलाइज करना चाहते हो? मैं एक ही काम करता कि सबके अंदर कोशिश करता एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, वो है ह्यूमैनिटी, सिर्फ मानवता। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर अगर ह्यूमैनिटी महसूस होना चाहिए कि मानवता क्या कहती है, तो मुझे लगता है संसार बहुत सुंदर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्शियस बाय मायरा। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर मोहित शाह सर, जो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है। और इनकी तारीफ मैं क्या करूं, इनकी तारीफ सुनते हैं इन्हीं से। सो सर, शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड से। तो सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो सर, मुझे ये बहुत बहुत क्यूरोसिटी है कि हमारे पास जैसे फ़ोन है, तो आपके टाइम पे, आपके चाइल्डहुड के टाइम पे आप कम्युनिकेट कैसे करते थे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है आपने। हम लोग एक्चुअली के 70-80s बॉर्न बच्चे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो जब हम लोगों को किसी से बातचीत करनी होती थी तो हमारी पूरी कॉलोनी में भी फ़ोन नहीं हुआ करता था। ओह और उसकी डेफिनेशन होती थी पीपी नंबर होना। सर, पीपी नंबर क्या होता है? पीपी नंबर होता था कि आपके किसी भी नेबर के पास एक लैंडलाइन कनेक्शन होता था और हम रेफरेंस के लिए उनका नंबर दिया करते थे। और किसी को अगर कॉल करना होता था तो वह एसटीडी और पीसीओ बूथ पे जाते थे, वो कॉल करते थे। कॉल करने के बाद हमें बुलाया जाता था और तब हम एक शहर से दूसरे शहर में बात करने के लिए या लोकल भी स्टेट में, सेम स्टेट में बात करने के लिए उसी फोन को हम यूज किया करते थे। ओह, और मैंने सुना है कि कुछ कोई लेटर्स, कुछ चिट्ठियाँ का भी कुछ होता था। हाँ, ये अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे टाइम जैसे आजकल आपके पास तो व्हाट्सएप है, मेल है, आप किसी को भी मेल करते थे। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। फिर क्या होता था, मतलब इससे? हमारे टाइम पे सब हाथ से चिट्ठी लिखा करते थे ओह, और एक शहर से दूसरे शहर भी वो चिट्ठी के थ्रू हम पहुंचते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि किसी के यहाँ बच्चा होने वाला था और चिट्ठी हमारी लेट पहुंचती थी, बच्चा पहले हो जाया करता था। तो यही वे आउट हुआ करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के। सर, आप मुझे पता चला कि आप मिमिक्री के बहुत बड़े मास्टर हो, तो आप कुछ एक दो डायलॉग्स बताओगे कैसे करते हैं? हाँ, मतलब मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ और मुझे वैसे ऋतिक रोशन जी बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन जी बहुत पसंद है। तो जैसे भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं उनकी मिमिक्री कर लेता हूँ। जैसे उनकी कोई मिल गया के अंदर था, माँ मुझे सबको दिखाई देता है, माँ माँ मुझे सबको दिखाई दे रहा है। और बच्चन जी का तो खैर कहना ही क्या है, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो कहा किया माना उसमें क्या भला क्या बुरा। वाह, मुझे मतलब मैं खुद एक बॉलीवुड की फैन हूँ और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी थिएटर में बैठी हूँ और मुझे कोई लिटरली मैं देख रही हूँ मूवी को। चलो गुड, अगर आपको ऐसा फील दे पाया मैं तो। सर, आजकल तो मतलब बच्चे बॉलीवुड में इतने डीप हो चुके हैं, तो आप मुझे कुछ चटपटी सी गॉसिप बताओगे, मतलब बॉलीवुड के बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा और ये बात किसी को भी नहीं पता और मैं बता रहा हूँ किसी को बताना भी मत। वो ये है कि अगले हफ्ते एक फिल्म और आने वाली है। वाह सर, मतलब इतना डिप्लोमेटिक आंसर। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। सर, मुझे पता चला कि आप एक नेचर लवर हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते कि हम सारे बच्चे, हम सारे जेन ज़ीज समझ सके और कुछ कर पाए उसके लिए। देखिए आज ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है, बहुत सारा ज्ञान है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी उस इन्फॉर्मेशन से सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा डीपली स्टडी करता हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है, वो है पॉपुलेशन। आज की डेट में हर प्रॉब्लम का, क्योंकि ना हम जब भी एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं ना तो उसके साथ एक प्रॉब्लम और निकल के आती है, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम और निकल के आती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ें ये क्यों हो रही है, इसकी रूट क्या है? मुझे लगता है इसकी रूट है सबसे ज़्यादा वो है पॉपुलेशन।
आज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी कंजम्पशन रोज बढ़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि उसकी एक्चुअल नीड है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा कपड़े हैं, आज एनिमल क्रूएल्टी बढ़ रही है, हमें खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा, रिलेशन भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मुझे भी लगता है क्योंकि मतलब हर एक चीज के पीछे वो पॉपुलेशन का ही हाथ हो रहा है अभी। आप मैं अगर आपको कोई भी चीज़ दूंगा, पेड़ लगा लें, आप कितने पेड़ लगा लेंगे? क्योंकि हमारी आबादी फिर बढ़ेगी, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी हम फिर उस लैंड को इंक्रोच करेंगे, फिर उसको कंजम्पशन में यूज कर लेंगे, और अपने सेल्फ ऑब्सेशन के लिए ना अब हम किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। हाँ, और हमारी सेटिस्फैक्शन भी मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इन सेंस जैसे कि हमें लगता है कि अगर हमारी कोई चीज़ सेटिस्फाई हो गई तो हम चाहते हैं हम और कुछ डिमांड करें। एग्जैक्टली, आज डेटा देख लो, हाँ, रुकता ही नहीं। उसमें भी मुझे लगता है अगर हम, और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, मैं खुद बहुत फेवर करता हूँ इस डेटा का। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी नॉलेज इसने दी है, मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगा। गलती हम लोगों की है कि हम लोग शायद वो फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। रामायण आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी। चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है। उसमें ना एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि लक्ष्मण रेखा। फुल स्टॉप। हाँ, हम लोगों की लाइफ में ना वो लक्ष्मण रेखा हम मिस कर रहे हैं। अगर हम उस लक्ष्मण रेखा को मेंटेन करते हैं तो हम लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो हर यूथ को मैं एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ, सब कुछ करें, और ये ध्यान रखें रामायण की सीख कि एक लक्ष्मण रेखा है, मुझे उसको क्रॉस नहीं करने, क्योंकि उसके बाद युद्ध होगा और वहां से वापस आना मुश्किल होता है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप बॉलीवुड ने एक्चुअली आप एक एक थिएटर का रेफरेंस ले रहे हो। मुझे मतलब ऐसे कुछ कनेक्शन हो रहा है बिकॉज मुझे भी थिएटर बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड गुड, अच्छा है। बेसिकली आपका जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो, आपको ज़रूर उसमें ग्रो करना चाहिए। पर मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आजकल ना कि ये फैशन भी हो गया हाँ, कि मैं कभी मूवी देख के हम कहते हैं कि नहीं, हमें उसी से इंस्पायर होकर के आगे बढ़ना है। बट मेरा एडवाइस ये है कि आप उस पैशन के लिए भी बढ़ो, बट आपके जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है उसको इग्नोर नहीं करना। वो भी आपको काम बहुत आएगा। आप आगे बढ़िए, उसमें कोई बुराई नहीं, बट उस एक्सपीरियंस का बहुत महत्व होता है लाइफ में। आप उन बच्चों के पास जाएं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, वो वो संघर्ष करते हैं बच्चे, उनकी दौड़ 400 मीटर की मैराथन है। प्रिविलेज बच्चों की जो फाइट है वो सिर्फ 10 मीटर की है। तो ट्रू। अगर होना, उसको आपको पसंद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बॉलीवुड में देखते हैं तो मैं एक परिवार स्टार में जावेद अख्तर जी के बेटे हैं, उनको बड़ा पसंद करता हूँ। क्या नाम है उनका? मुझे नहीं पता। आप मुझे को बता सकता हूँ जावेद अख्तर के बेटे का नाम? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर जो है, उनके फादर बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। अगर आप उनकी मूवी देखें तो उन्होंने उस लेवल पे ही आकर के काम किया है। तो आप ऐसे सेलिब्रिटियों को भी और ऐसे बॉलीवुड के लिए भी स्टार्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वाह सर, मतलब मुझे आपने कुछ बताया जो मुझे नहीं पता था। um, आपके हिसाब से स्कूल के बच्चों को स्पिरिचुअलिटी कैसे बेनिफिट कर सकता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और स्कूल का रोल तो है ही है उसके अंदर, और मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम लोग, लाइफ ना बैलेंस करनी है आपको, हर चीज़ को जितना आप बैलेंस करेंगे उसी के अंदर ये प्रोसेस भी आता है। और इसको हमने प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, इसको हम लीस्ट में लेते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम जाते हैं, इस तरह कहते हैं बूढ़े हो गए तब हमें जाना चाहिए। बट अगर आप यंग एज से करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको थ्रू आउट लाइफ में मिलेगा। मतलब जैसे कि जो जो मैं चीज़ बिलीव करती हूँ वो भी यही है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो ना, Correct. वो आपके साथ पूरे मतलब आपके साथ वो हमेशा रहता है। करेक्ट। सर, ऐसी कोई 5 मोटिवेशनल मूवीज जो जिससे आप बहुत कनेक्ट करते हो? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट में बोलता हूँ, कोई मिल गया, क्योंकि जो ऋतिक रोशन जी का ट्रांसफॉर्मेशन था वो आउटस्टैंडिंग रहा। मिस्टर इंडिया मुझे बहुत पसंद है।
मतलब मुझे आप जब भी कहेंगे तो वो अनिल कपूर जी का 1 2 का 4 4 2 का 1, और उसके अंदर एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। वो अनिल कपूर जी श्रीदेवी जी को लेकर के जाते हैं ऊपर सीढ़ियों में, कह रहे आइए आइए मेरा घर देखिए, कह रहे ये सीढ़ियाँ ऊपर लेकर के जाती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे लेकर के भी आती हैं। तो वो श्रीदेवी जी का रिस्पॉन्स था, ओ वाह, मतलब भाई सीढ़ी ऊपर जाएंगी तो सीढ़ी नीचे भी तो लेके आएंगी। लेकिन उनको इतनी नीड थी, इतनी ज़रूरत थी कि वो किसी भी तरह सेल्समैन वाला काम कर रहे थे। एक और फिल्म बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर जा करके देखना, मैं ज़रूर बोलूँगा। वो थी है छोटी सी बात। उसके अंदर एक्टर है अमोल अमोल पालेकर की। मुझे नहीं पता बॉलीवुड वाले जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं आजकल की जनरेशन, बट वो एक मूवी है, ज़रूर देखनी चाहिए, छोटी सी बात। 3 और नई में मुझे और हाँ, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। खासकर वो एंटरटेनमेंट की जो मूवी होती थी उनकी, मर्द फिल्म मुझे बड़ी पसंद थी। और कूली फिल्म के अंदर वो अमिताभ बच्चन जी की वॉक, ओए होए होए होए, ये 4 5 फिल्में जो मुझे बड़ी पसंद। मुझे भी यही फिल्म ने पसंद है, बस उसके अंदर एक 3 इडियट्स ऐड कर दो बस। करेक्ट। और 3 इडियट्स बहुत अच्छी मूवी है, और मैं ज़रूर बोलूँगा कि मूवी में परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है ही है, बट उसके अंदर जो डायरेक्टर हैं राजू हिरानी जी, वो मैजिकल है। वो वो मैजिशियन है। मतलब मुझे लगता है कि उनके जैसा क्राफ्ट बहुत ही एक्सेप्शनली लोग कर पाते हैं। अगर आपने मूवी मेकिंग देखनी हो किसी बॉलीवुड की, तो आप सुभाष घई जी की फिल्में ज़रूर देखना। फिल्म है कर्मा, राम लखन, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। मतलब वो फिल्में नहीं होती थी, आपको लगता था कि आप ही जी रहे हो। फिल्म खत्म होने के बाद को जगाते थे, वैसे फिल्म खत्म हो गई, हमें घर जाना है। वही एरा था जब हमें लगता था कि वही, आई थिंक वही था। अभी का मुझे भी लगता है कि कोई था, क्योंकि मुझे लगता है वो जो टाइम का एरे की जो मूवीज थी ना, वो ऐसी थी जिससे आपको लगता था कि कि इसे कहते हैं मूवीज। करेक्ट। और मैं अगर थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो ये था कि आज जैसे हम स्क्रॉल कर देते हैं चीज़ों को, तो हमें इनपुट मिलता ही नहीं, उससे पहले हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं। वो फिल्म 2 ढाई घंटे आपकी पूरी बॉडी और पूरा कनेक्शन आपके साथ उससे जुड़ जाता है। तो ये एक मैं डिफरेंस ज़्यादा फील करता हूँ आज के टाइम में। और ये एक ऐसा डिफरेंस था जो मैंने भी नहीं सोचा। नाइस सर। देन सर, आपकी फेवरेट पोम कौन सी है? मेरी पोयम, मेरे को बहुत सारी बहुत पोयम पसंद है। इवन मुझे बॉलीवुड के अंदर गाने भी जो हैं वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो गाने बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कुमार विश्वास जी की कविता मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। सक्सेस भी हो सकती है, आपके ड्रीम्स भी हो सकते हैं। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह, सर की बहुत अच्छी वॉइस है, और हम्म। बहुत ही, मतलब मैंने कभी सुना नहीं, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ये इसीलिए मैंने बोला कि आप जाएं, ऐसे पोएम ऐसे राइटरों को देखें। आप शायद अगर अंतरा समझ पाएँ उसका, कि उसके अंतरे भी बहुत सुंदर है। उसमें अंतरे में वो बोलते हैं कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो जाएं, ऐसी कविताएं सुने और एंजॉय करें। सर, मैं तो सुनूंगी, एंड आई थिंक हम सभी सुनेंगे। आपका फेवरेट जोक कौन सा है? हाँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सुनील ग्रोवर जी को जब मैं देखता हूँ, और उन्होंने एक छोटे के अंदर ही बहुत बढ़िया कर दिया था। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं? नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने भी ये कपिल शर्मा शो पे देखा था। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने लाइक हमारे हमारे पूरे चाइल्डहुड को बदल दिया, और हमारी यही चीज़ जो थी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस उससे बहुत ही धीरे होती जा रही है। बिकॉज कुछ भी होता है तो हम सीधा एआई पे जाके लिख देते हैं उस चीज़ को। करेक्ट। तो तो आपके क्या थॉट प्रोसेस है? बिकॉज आप भी
दो सन्स के लाइक फादर हो, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? भाई मैं तो उसमें वही बोलता हूँ, मैं भी इसी प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज इस एआई से या इस सोशल प्लेटफॉर्म से मैं भी गो थ्रू हो रहा हूँ, और मैं इसके लिए भी फाइट कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से इस एडिक्शन को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मैंने आपको फिर बताया था कि वो हमारी रूट रूट में मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल बताया कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टाइम ड्यूरेशन एडजस्ट कर लूँ। मुझे क्या देखना है उसके लिए अगर मैं डेटा तैयार कर लूँ और उसी को उस टाइम सर्च करूँ और क्लोज कर दूँ, तो मुझे लगता है कि भी मेरा सफिशिएंट रहेगा उस एआई और इस एडिक्शन से अपने आप को थोड़ा सा बचाने के सर, अगर आपके पास एक पावर होती पूरे लाइक पूरे वर्ल्ड में कोई भी पावर, लिए। तो आप एक दिन क्या पावर को यूटिलाइज करना चाहते हो? मैं एक ही काम करता कि सबके अंदर कोशिश करता एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। बाकी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, हम लोग सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट अगर हम मानवता के आधार पर जीवन के पैरामीटर को चलाते हैं तो ये संसार बहुत खूबसूरत है। पशु क्रूएल्टी आज वो मानवता ना होने की वजह से ही हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मानवता, अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर अगर ह्यूमैनिटी आपको आपको महसूस होना चाहिए कि मानवता क्या कहती है, तो मुझे लगता है संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। ये मतलब ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, बिकॉज मतलब जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे अंदर सिर्फ तीन चीज़ें आ रही थी कि मेरे पास पावर है कि मैं उड़ पाऊँ, मेरे पास पावर है फिर मैं मैं ट्रांसपेरेंट हो पाऊँ। मैंने ये सोचा ही नहीं था। तो मतलब इसको सोचने के बाद मुझे और चीज़ें आई कि कि ये क्यों नहीं, मतलब इतना अच्छी थिंकिंग है ये तो। क्योंकि इसे कहते हैं बेटा एक्सपीरियंस, अनुभव। मतलब मैंने हमेशा बोला कि लाइफ में ना अनुभव की बड़ी कीमत है। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ महाभारत का। भगवान कृष्ण जी ने एक भी बाण नहीं चलाया था, वो रथ पे बैठे हुए थे, वो उन्होंने अपने अनुभव से वो युद्ध जीत लिया। आप जाइएगा देखिएगा, और अच्छा साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन में ना हमेशा अच्छी संगति में बैठे, और अगर जीवन में आपको अच्छी संगति ना मिले तो मैं कहूँगा अकेले बैठ जाना, लेकिन गलत संगति में मत जाना। और अगर चले जाओ तो फिर वो लक्ष्मण रेखा है, वापस आ जाना। क्योंकि एक बिकॉज ये एक फ्रेज भी था कि वन बैड एप्पल कैन डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना, कि आप अपनी गुर्बत में खुश हैं और कई 100 करोड़ रुपए लेके भी दुखी हैं। जिस दिन आपको ये आर्ट आ गया ना खुश रहने का, आपसे रिचेस इंसान कोई नहीं। और हम अपने बच्चों को दौड़ाते हैं, ये ले लो वो ले लो, ये बन जाओ वो बन जाओ। देखो भाई, खुश रहना सीख जाओ। हम भी सीख ही रहे हैं, हमें भी लाइफ में ग्रेजुअली सीखा। और मुझे लगता है सीखने का प्रोसेस जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसमें मैं आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। बॉलीवुड में भी क्या मुझे लगता है वो ना केवल रियल बल्कि रील दोनों हीरो हैं। आज मुझे लगता है शायद 82-83 ईयर्स के हैं। आपको लगता है इतना नाम, पैसा, शोहरत किसी को मिल सकती होगी? वो आज भी आ जाते हैं, आइए देवी और सज्जनों आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो और उनसे हमेशा आप देखिए उनकी हर पोएम के अंदर बहुत कुछ सिखाते हैं। सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मतलब क्योंकि मैं भी बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट मैंने कभी बॉलीवुड को दूसरे पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखा, उस लेंस से कभी नहीं देखा। करेक्ट। मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, आप हमेशा देखना कि जो भी सक्सेसफुल हैं वो ऐसे ह्यूमन बहुत अच्छे हैं। इतना नाम, पैसा, शोहरत अर्न करने के बाद उनके ऊपर लाइफ में कंट्रोवर्सी बहुत मिनिमाइज है। आप शाहरुख खान जी को देख लीजिए, क्या थ्रू आउट लाइफ एज ए फैमिली मैन, मैं कहता हूँ 100 में से 1000 नंबर है। मुझे एज एन एक्टर बहुत बढ़िया लगते हैं, बट मेरी टॉप लिस्ट में नहीं आते जेन्युइनली। बट एज एन ह्यूमन मैं उनका फैन हूँ। उनकी थ्रू आउट लाइफ को देखता हूँ। उनके पास माँ बाप नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उस फील्ड में अपने लिए जगह बनाई। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट।
मतलब हमारे पास ना एक्सक्यूज देने के लिए मिलता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ईश्वर ने ना आपको हर जगह अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, हमें ढूंढना है। मुझे भी यही लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, एंड मुझे वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हर एक फील्ड में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको हमें हमें ढूंढने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुछ भी हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो जैसे जो लोग ह्यूमैनिटी से, जो लोग गॉड से बहुत कनेक्टेड है। हमें हमें बस ढूंढने की है कि कि अगर हम ढूंढेंगे उन्हें तो हमें कितना अच्छा लग सकता है। करेक्ट। इससे मुझे याद आया कि आप तो एक क्रिकेट भी मतलब खेलते हो आप, तो क्यों ना हम क्रिकेट पे चर्चा करें थोड़ी सी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया और ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्रिकेट। मुझे बहुत शौक रहा क्रिकेट खेलने का, और मैं डेफिनेटली अपने गुरुजी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने जो हमें सिखाया और जो उन्होंने हमसे उस टाइम पे मेहनत कराई थी, वो मुझे आज, मैं 47 ईयर्स का हो गया, मैं आज भी अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ और अच्छी बॉलिंग कर लेता हूँ। मतलब 16-17 साल के लड़के को भी एक बार मैं किसी भी जगह आप मुझे प्लेटफॉर्म पे आज खड़ा कर देंगे तो मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो मैं इसका 100% क्रेडिट अपने गुरुजी को देता हूँ कि मैं, और उस उन्होंने ना मुझे, हम लोग बड़े इनडिसिप्लिन हुआ करते थे, बहुत डिसिप्लिन वाले बच्चे नहीं थे, और हमारे टाइम में ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके भी फोकस नहीं होता था। हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा, वो खैर एक अलग बात है। बट हमें क्रिकेट ने मेरी लाइफ बड़ी चेंज करी थी। तो मैंने अच्छी मेहनत करी, और अब जैसे होता है कि आपको ग्रोथ करने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, लेकिन ठीक है, लाइफ के अंदर हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई तो आगे कर लिया। रहा सवाल क्रिकेट का, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और थ्रू आउट क्रिकेट के अंदर मैं अगर सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ तो वो मानता हूँ सौरव गांगुली जी को, प्रिंस ऑफ कोलकाता। उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट का ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। विथ ड्यू रिस्पेक्ट सभी क्रिकेटरों को, उन्होंने ना हमारी इंडियन क्रिकेट का मेंटालिटी चेंज कर दी क्रिकेटरों की। उन्होंने कहा था मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 30 रन बने, 40 बने, 50 बने, वो एक ही चीज देखते थे, और वो ये कि इंडिया जीती है कि नहीं जीती है। उनका फोकस सिर्फ इस बात पे होता था, और उन्होंने उसी पैशन के साथ, आप जितने भी मैं नए क्रिकेटरों का नाम लूंगा वो ऑलमोस्ट उन्हीं के ही डायरेक्शन में प्रिपेयर हुए थे। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, महेंद्र सिंह धोनी, आशीष नेहरा, जहीर खान, हरभजन सिंह। मतलब उन्होंने इंडियन क्रिकेट के अंदर ना पैटर्न ही चेंज कर दिया था। और हम लोगों की तो ये होता था कि हम लोग इंडिया में ही जब खेलते थे तो जीतते थे, उन्होंने बाहर जाके खेलना शुरू किया। और आप भी जाना, एक बार मैच देखना, 325 इंडिया ने चेस करी थी लॉर्ड्स के अंदर। लॉर्ड्स एक ऐसा क्रिकेट है, उसको मक्का गिना जाता है क्रिकेट का, क्योंकि ये क्रिकेट जो है स्टार्ट ही ब्रिटिशों ने किया था, तो वो उसको बहुत बड़ा मंदिर मानते हैं। वहाँ पे इंडियन टीम जीती थी, 325 रन चेस किए थे, और सौरव गांगुली जी ने टी शर्ट करके ऐसे घुमाई। तो क्लिपिंग ज़रूर देखना और बहुत मज़ा आएगा आपको। सर मुझे भी लगता है, मतलब आपकी बात सुन के, बिकॉज मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टीम वर्क को बहुत मानते थे। एब्सोल्युटली। और थोड़े रिबेलियस भी थे। मतलब एक ना लाइफ में गुरु का या एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, बट अब जैसे बल्ब की शुरुआत करी थी, किसी एक ने न्यूटन ने। करी थी, हाँ। जैसे आज हम एसी का एंजॉय करते हैं, वो करियर की एसी की बहुत सारे फिल्म, तुमने ना एक बेंच मार्क लेकर के आए। जैसे कपिल देव जी थे, हाँ। उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप जीता था, वो एक बेंच मार्क रहा। तो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ना, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बट आप सोशली और क्या करके जा रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मैंने 10,000 रन बनाए हैं, लेकिन मेरी टीम ज़्यादातर हार गई है। तो मुझे लगता है कि मेरे वो 10,000 रन का उतना वेटेज नहीं है, बजाय इसलिए कि मैंने 5,000 रन बनाए हैं और मेरी टीम ज़्यादा जीती है। मैं भी, मतलब मैं रतन टाटा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मेरे लिए वो इंस्पिरेशन इसलिए बिकॉज मुझे भी उन्हीं के जैसे कुछ काम करना है। तो मुझे भी लगता है कि कि वो एक ऐसे इंसान थे जो एक चेंज बना के गए थे, करेक्ट। और लोग उनको इसी चीज़ से जानते हैं। और उनकी ब्यूटी आप ये देखिए कि उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी।
उनका अपने कोई आगे हाँ। फैमिली मेम्बर नहीं है, और उनकी सबसे बड़ी ब्यूटी थी वो ये था, वो बड़े ही पेट फ्रेंडली रहे। ओ राइट, मैं आपसे पूछा तो भूल ही गई। मुझे पता है कि आप तो बहुत ही बड़े पेट लवर हो, बिकॉज आपने एक स्ट्रीट एनिमल को ऐसे ग्रूम करा जैसे कि वो आपका खुद का एक बच्चा ही हो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक्चुअली में मेरा बेटा जो है वो कॉलेज में पढ़ रहा था, किरोड़ीमल कॉलेज में। तो छोटा सा वो स्ट्रे डॉग था, वो आ गया था, तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो वो उसको घर ले आया, और मैं मतलब कहना मतलब मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि मैं बहुत नाराज़ हुआ था। मैं इसलिए नाराज़ हुआ था क्योंकि पेट लाने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ के कम से कम 13, 14, 15, 16 साल उसको देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप उसको लेकर के आ रहे हैं, वो आपका मनोरंजन की चीज़ नहीं है, वो आपका सोशली दिखाने के लिए नहीं है कि भी मेरे पास इस ब्रीड का डॉग है या उस ब्रीड का डॉग है। और अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें उसको नहीं लाना हाँ जी। चाहिए। और मेरे फादर कहते थे बड़ी अच्छी बात है कि चींटी को कण और हाथी को मण हम तो नहीं खिला सकते। क्या आप खिला सकते हैं हाथी को एक टाइम का खाना? नहीं खिला सकते। भगवान भरता है, आप मुझे एक भी बता दीजिएगा एक हाथी भी भूखा मरा हो, तो देने वाला वही है। हम कहते हैं ना कि हम उसको फीड कराते हैं, अब सोशल मीडिया पे फोटो भी खिंचवाते हैं। मुझे लगता है इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन बना करके भी रखते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, स्ट्रे डॉग है और हमारे पास है, और हम उसको कोशिश करते हैं कि 1 घंटा दिन में ज़रूर दें। मतलब मेरे पास खुद का कोई डॉग नहीं है, बट मेरे खुद की कॉलोनी में इतने सारे डॉग्स हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मतलब जब कोविड आया था मैं तब जाके, बिकॉज पहले मैं उनसे बहुत डरती थी, बट कोविड में मैं एनिमल से बहुत कनेक्ट हुई और मुझे समझ आया कि एनिमल्स एक ऐसे टाइप ऑफ लिविंग बीइंग है जो आपको सिर्फ देना, आपको सिर्फ लव करना चाहते हैं। करेक्ट। और बिकॉज वो कुछ बोल नहीं सकते, पर वो वो अपने खुद के एक्सप्रेशन से इतना कुछ बोल देते हैं कि आपको आपके खुद के मन में और निकलता है। करेक्ट। वो अनकंडीशनल आपको लव लग देते देता हैं। है, हाँ। और रतन टाटा जी की भी, जब आपने अगर उनकी अंतिम यात्रा देखी हो तो आपने, या पता नहीं बाकी लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, उनकी अंतिम यात्रा में भी एक स्ट्रे डॉग था, ब्लैक कलर हाँ, का। ब्लैक कलर का, हाँ। आप ये देखिए, हमें ना देखना नहीं आता। लाइफ में क्या होता है कि हम देखते हुए देख नहीं पाते। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में एक स्ट्रे डॉग को रखा था। वो चाहते तो किसी बड़ी ब्रीड के डॉग को भी रख सकते थे। वो एक मैसेज देके गए कि मैं रहूं या ना रहूं, इनका ज़रूर ख्याल रखना। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आ सकती थी, और कोई बहुत ब्यूटीफुल डॉग नहीं था वो। अगर आप उस वीडियो को देखें तो वो बकायदा अपने नज़दीकी लोगों को बोल करके गए थे कि भैया लोग मुझे देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी मैसेज वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा एक मानना है कि जब तक इंसान भीतर से बड़ा नहीं होगा ना, वो कभी भी बाहर से बड़ा नहीं हो सकता। देखने वाली बात थी वो। सब बहुत, मतलब आपने एक ऐसी चीज़ बोली, लिटरली मुझे हार्ट टच हो गया मेरा, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कनेक्ट हुआ उस बात से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉडकास्ट ने हमें ये सिखाया कि अगर आपको ज़िंदगी को पूरे फुल्लेस्ट तक जीना है तो खुश रहो और ऐसे ज़िंदगी जियो कि जैसे आपका आपका आज ही लास्ट एक मोमेंट है आपका। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि और एक चीज़ और मैं बोलूँगा बेटा, इसमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लाइफस्टाइल से कभी भी आपको कोई अप्रिसिएशन की उम्मीद मत रखना। इस लाइफस्टाइल में ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अब आपको जीवन में आपको निर्धारित करना है कि भी मुझे कैसा। और मैं आपको बता दूं, वो टेम्परेरी भी जो फ्रेज है ना, लाइफ तो वो भी अच्छी नहीं है। उसमें भी पेन है, स्ट्रगल है, धोखा है, दोनों में ही है। लेकिन हमें थोड़ा सा ना सॉफ्ट दिखता है, ग्लैमरस दिखता है। लाइफ तो वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन ये अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बॉलीवुड रेफरेंस। करेक्ट। वो कहते तो हैं कि भाई तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
थैंक यू सर सो मच, बिकॉज मुझे इससे सच में एक मोटिवेशन मिला कि कि लाइफ में बस आपको चाहे कुछ भी हो, बस अपने अपने साथ खुश रहो, खुद बिलीव करो. सो थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरे लिए ये लिटरली एक ऑनर था. थैंक यू और प्लेजर मीटिंग विद यू, और मेरी तरफ से आपके इस पॉडकास्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. आप जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाएं और 200-300 मिलियन इनके फॉलोअर हो जाएं, तो थोड़े से हमें भी देख लेंगे इस बहाने. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. सर लेकिन उससे पहले अभी टाइम क्या हो रहा है? बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम फॉर गन्नू टू से बाय बाय बाय.